अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बात तमाम खबरों की करेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर है, मंत्री जेपीएस राठौर निगम के अध्यक्ष बने हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम ने जेपीएस राठौर को अध्यक्ष नियुक्त किया है। जेपीएस राठौर मुख्यालय पहुंचकर चार्ज उन्होंने संभाला है। चार्ज लेने के बाद मंत्री ने निर्देश भी दिए। भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी काम के निर्देश उन्होंने दिए हैं और गोदाम अब सीसीटीवी की निगरानी रहेगी, मॉनिटरिंग होगी कामकाज की। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। सीएम ने जेपीएस राठौर को अध्यक्ष नियुक्त किया है। कार्यभार उन्होंने संभाला, उसके बाद निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। चार्ज लेने के बाद मंत्री ने निर्देश दिए और निर्देश में उन्होंने कहा भ्रष्टाचार मुक्त का उन्होंने जिक्र किया, पारदर्शी तरीके से काम होगा। साथ ही ये भी कहा कि सीसीटीवी कैमरे से गोदाम की निगरानी की जाएगी। जेपीएस राठौर भंडारण निगम के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सीएम ने जेपीएस राठौर को अध्यक्ष नियुक्त किया और कार्यभार संभालने के बाद जेपीएस राठौर का स्टेटमेंट भी सामने आया। उन्होंने निर्देश भी दिए और वहीं 24 साल बाद एक बार फिर से कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं बना और इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि जब 50 साल से राहुल गांधी नहीं कर पाए, प्रियंका गांधी कुछ नहीं कर पाई, सोनिया गांधी कुछ नहीं कर पाई, तो 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे आखिर क्या कर पाएंगे। 24 साल बाद कांग्रेस गांधी परिवार से मुक्त हो गया है। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया है। नवनियुक्त होने के बाद एक नया जोश कांग्रेस में दिख रहा है। कितना क्या 2024 में कांग्रेस कुछ कर पाएगी? तमाम सवालों के साथ हमारे साथ में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सर हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, क्या कोई चुनौती मानते हैं 2024 में? मैं समझता हूं कि जब गांधी जी सोनिया गांधी जी देश की अध्यक्ष थी कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी जी भी अध्यक्ष रहे हैं, वो हमारे लिए कोई चुनौती नहीं रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं रहे हैं। तो मैं नहीं समझ सकता कि खड़गे जी का भी कोई चुनौती दे पाएंगे। और आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि हमारे इस जो विकास और सनातन धर्म के दो पहिए का रथ है, जो मोदी जी उसको चला रहे हैं भगवान कृष्ण के रूप में, और उस रथ पर हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी गांडीव लेकर खड़े हुए हैं। उनके सामने, उनके गांडीव के सामने आज की तारीख में देश में कोई टिकने वाला नहीं है। वो चाहे जिस दल का व्यक्ति हो, चहुं और भाजपा आज दिखाई दे रही है और भविष्य में भी चहुं और भाजपा रहेगी। 2024 में हमारे लिए कोई चुनौती कांग्रेस नहीं है। खड़गे जी दलित समाज से आते हैं, क्या लगता है कि क्योंकि इस बार भाजपा का जो लक्ष्य है 80 में से 80 उत्तर प्रदेश में, कुछ चुनौती दे पाएगा? हम नहीं समझ पाते हैं कि हमारे लिए कोई चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी में 80 में 80 का लक्ष्य रखा है, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साह के साथ चुनाव लड़ेगा और 80 में 80 जीतेगा। खड़गे जी हमारे लिए कोई, अथवा कांग्रेस हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। अच्छा, खड़गे जी कह रहे थे कि मुझे सोनिया जी ने खड़ा किया है गांधी परिवार ने, और शशि थरूर खुद कह रहे थे, तो क्या लगता है शशि थरूर को गुमराह किया जा रहा था? आप खुद समझ सकते हैं कि शशि थरूर के बयान अथवा शशि थरूर के बारे में जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से उन्होंने गांधी परिवार पर स्वयं आरोप लगाया है कि ये चुनाव में भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार के माध्यम से खड़गे जी को चुना गया है। तो उसके लिए हम लोगों की जरूरत नहीं है। वो तो उनके घर में खुद ही विभीषण के रूप में तमाम सारे लोग हैं जो उनकी लंका को जलाने के लिए स्वयं तैयार बैठे हैं। एक कार्यकर्ता के रूप में शशि थरूर जी का गांधी परिवार पर कहना और स्वयं जिसके अधीन काम करने की बात करते हैं, अब खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके अधीन शशि थरूर जी काम करेंगे। तो जो शशि थरूर जी ने स्वयं कहा है कि खड़गे जी ने भ्रष्टाचार के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का काम किया है, तो कैसे एक दूसरे का काम करेंगे, कैसे एक दूसरे का सपोर्ट कर पाएंगे? तो मैं नहीं समझता। ये कांग्रेस जो भी प्रयास करेगी उसको डूबना है, डूबता हुआ जहाज है, डूबने ही वाला है बस। अभी नगर निकाय के चुनाव सबसे पहले हैं, उसके बाद 2024 का चुनाव आएगा। खड़गे पर बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि पार्टी को भी दिखाना पड़ेगा कि कुछ किस तरीके से अपनी इज्जत बचानी है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस चुनाव में लड़ेगी? क्या कुछ एजेंडे होंगे? मैंने अपनी बात साफ की कि
मुझे 2024 में खरगे जी से कोई चुनौती नहीं है। जब 50 साल के राहुल गांधी कोई चुनौती मेरे लिए नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं थे, तो 80 बरस के खड़गे जी से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो कुछ कर पाएंगे। शुक्रिया। तो दिनेश प्रताप सिंह मंत्री का जी का कहना था कि जिस तरह से लगातार राहुल गांधी या सोनिया गांधी या फिर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर पाई, तो खरगे जी शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के प्रमुख शहरों में अगर आप नई कार लेने की सोच रहे हैं तो फिलहाल आपको महीनों इंतजार करना पड़ सकता है। पेट्रोल गाड़ियों के लिए जहां औसतन महीने भर से ज्यादा की वेटिंग चल रही है, तो वहीं प्रमुख मॉडल की डीजल वाली जो गाड़ियां हैं यहां उनकी वेटिंग 6 महीने तक पहुंच गई है। धनतेरस और दिवाली पर गाड़ियों की डिमांड बहुत ज्यादा है और कंपनियां सभी ग्राहकों को गाड़ियां दे पाने से अब अपने हाथ खड़े कर रही है और इससे लगातार वेटिंग पीरियड बढ़ता जा रहा है। कुछ गाड़ियों की वेटिंग साल भर से ऊपर तक पहुंच गई है। डीलर भी मानते हैं कि इस साल गाड़ियों की किल्लतें दूर होनी बेहद मुश्किल है। धनतेरस पर डीजल गाड़ियों के लिए आने वाले लोगों को नए साल पर गाड़ियां मिलने का भरोसा दिया जा रहा है और डीलरों की अगर माने तो सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से गाड़ियों का जरूरत भर उत्पादन नहीं हो पा रहा है। देखिए, गाड़ियां तो सेल हो रही हैं और अब दिवाली और धनतेरस का सीज़न है। हम लोग इस सीज़न में बहुत अच्छा नंबर करने की प्रयास में हैं और आप बाहर देख रहे होंगे गहमा गहमी सब है, कस्टमर्स भी आ रहे हैं, सबको गाड़ियां चाहिए इस दौरान में, तो बस उसकी तैयारी है सर। क्या शॉर्टेज है गाड़ियों की समय? देखिए, शॉर्टेज तो सर इस समय डीजल की गाड़ियों पे शॉर्टेज है और शॉर्टेज इसको मैं नहीं कहूँगा, चूँकि डिमांड ज़्यादा है तो वेट थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन जो गाड़ियाँ हम दे पाएंगे वो गाड़ियाँ दूसरे लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारा डीलरशिप का क्वांटम जितना बड़ा है हम लोग बेहतर तरीके से गाड़ी सप्लाई कर सकते हैं। कोरोना के बाद से पहली बार दिवाली में इस बार गाड़ियों की खरीदने वालों की बहुत भीड़ बढ़ गई है, लेकिन गाड़ियों की हालत यह है कि इस समय जो है डीजल गाड़ियों के शॉर्टेज होने से लोग अपनी जो है डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जब मैं इसमें शोरूम में देख रहा हूँ, कई लोगों ने बताया कि उनकी वेटिंग किसी को 3 महीने, किसी को 4 महीने डीजल की वेटिंग बताई जा रही है, जबकि पेट्रोल गाड़ी की उपलब्धता 15-20 दिन की वेटिंग में मिल पा रही है। स्थिति यह है कि धनतेरस और दिवाली में बड़ी संख्या में बुकिंग पहले जो हो चुकी है उन्हीं को गाड़ियाँ मिल पाएंगी। तुरंत गाड़ी चाहने वालों को इस बार जरूर निराश होना पड़ेगा। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ जनता टीवी, लखनऊ। और लखनऊ में सहकारी बैंक के खाते से 146 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का मामला सामने आया, जिसकी जानकारी बैंक अधिकारियों ने साइबर क्राइम मुख्यालय को दी है, जिसके बाद खाते को सीज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जांच में पता चला कि 74 करोड़ की रकम अलग अलग खातों के जरिए भूमि सागर कंस्ट्रक्शन को ट्रांसफर की गई थी। साइबर टीम ने बैंक के पूर्व कर्मचारी और एस दुबे और साथ ही भूमि सागर कंस्ट्रक्शन के सुख सागर सिंह चौहान को गिरफ्तार कर लिया। साइबर सेल के एसपी त्रिवेणी सिंह का कहना है कि फ्रॉड में बैंक के ही कर्मियों के आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल किया गया। बहरहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बैंक के अंदर आने वाले अन्य संदिग्धों की भी तलाश लगातार की जा रही है। और जो ये बैंक के देखिए अनऑथराइज तरीके से, देखिए हमारे यहाँ 16 अक्टूबर को एक मुकदमा कायम हुआ कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से कि हमारे सीबीएस सिस्टम से 146 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। इस एफआईआर को हम लोगों ने कायम किया। उस एफआईआर में एक आर एस दुबे करके नामजद थे जो पूर्व कर्मचारी थे और रिटायर्ड हो गए थे, और अन्य के विरुद्ध यह मुकदमा कायम हुआ। जब हम लोगों ने बैंकिंग ट्रांजैक्शन देखा तो जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए थे वो करीब 8 अकाउंट थे और 8 से दूसरे बैंकों में भी ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। तो जो अकाउंट होल्डर है उसमें एक को सुख सागर नाम है, उनको सुख सागर चौहान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो ये बैंक के एक्स रिटायर्ड जो कर्मचारी हैं, इनकी प्रेजेंस देखी है अनऑथराइज तरीके से सिस्टम को एक्सेस करते हुए मॉर्निंग में। घटना ये दोपहर की बात की है, लेकिन कोई भी आदमी इस तरह के प्लेस पे अगर अनधिकृत रूप से जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है। और डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में राजधानी लखनऊ में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है।
नगर आयुक्त का दावा है कि सभी जगह फॉगिंग की व्यवस्था की गई है और जहां भी कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं उनको हटाने की कोशिश भी की जा रही है, नालियों की सफाई की जा रही है और पानी जहां भी जमा हुआ है उसको साफ किया जा रहा है। लेकिन जब राजधानी लखनऊ के इलाकों की पड़ताल की गई तो वहां के बाशिंदों का कहना था कि ना ही फॉगिंग हो रही है और ना ही नालियों की साफ सफाई हो रही है। नगर आयुक्त के दावों को यहां के लोग हवा हवाई बता रहे हैं। अगर सिर्फ लखनऊ की बात करें तो डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि शासन की ओर से लगातार जिम्मेदार अधिकारियों को सक्रिय रहने के लिए कहा गया है, लेकिन अधिकारियों और खास तौर पर नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। सर, अयोध्या दीपोत्सव को लेकर खास तरीके की तैयारियां चल रही हैं। 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं, लेकिन खास बात यह है कि इस बार क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? इस बार तो बहुत खास ही खासा होगा। पहली बात देखने को मिलेगा कि हर जिले से गांव-गांव से दिए इकट्ठे होकर के अयोध्या पहुंचने का काम हो रहा है। लोगों की आम सहभागिता कि उनका भी दिया भगवान राम के चरणों में दीपावली के पावन अवसर पर जलता हुआ नजर आए, ये लोगों का आत्मीय भाव जागृत हो रहा है। लोग पहले हम लोगों का प्रदेश सरकार का लक्ष्य 13 से 14 लाख दियों का था, तो इसलिए था चूंकि 9.5 लाख दियों का हमारा पुराना तो कीर्तिमान था, जिसको मध्य प्रदेश ने 11,31,000 दिए जला करके तोड़ने का काम किया है। निश्चित रूप से हमारा था 13 से 14 लाख दिए हम लोग करेंगे, लेकिन लोगों की सहभागिता, लोगों की आत्मीयता, लोगों का जुड़ाव, लोगों का समर्थन और लोगों का उसमें लगातार जुड़ना, गांव-गांव से इकट्ठे होकर दिए जिले जिले से वहां आना, आज हम लोग 17 लाख से ऊपर दिए कल तक हो चुके हैं और मुझे लगता है कि हम लोग 18 लाख से भी ऊपर दिए जला करके नया विश्व कीर्तिमान बनाने की ओर जा रहे हैं। पहली बार होगा कि भारत के प्रधानमंत्री दीपोत्सव कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए साक्षी बनने का काम करेंगे। पहली बार तमाम कीर्तिमान तोड़ने का काम इस बार करेंगे और मैं समझता हूं कि विश्व स्तर पर विश्व गुरु बनने की ओर भारत एक कदम और आगे बढ़ाने में इस कार्यक्रम के द्वारा एक प्रयास करेगा। आपने सही कहा कि अयोध्या दीपोत्सव का प्रधानमंत्री आगाज करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि अब जो अयोध्या दीपोत्सव को लेकर अब राजनीतिक रंग भी लेने लगा है। दबी जुबान में ये कहा जा रहा है कि अब राम को जो भाजपा है वो एक वोट की तरह से अब देख रही है। क्या मानते हैं कि अब भाजपा जो है श्री राम भगवान को वोट के रूप में देखने शुरू कर दी है? ये कोई नया आरोप नहीं है। जब हम लोग मंदिर की बात करते थे अयोध्या में, तब भी कहते थे, ये कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, यही आरोप विपक्ष लगाता था। लेकिन संविधान के दायरे में रहते हुए, माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए हम लोग आज मंदिर, माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश आया और भव्य और दिव्य मंदिर साकार स्वरूप लेता हुआ नजर आ रहा है। आज देश की जो एक आत्मीय भाव था, पूरे देश का सनातन संस्कृति को ताकत देने के लिए, मजबूत करने के लिए और भगवान राम के आदर्शों पर, मूल्यों पर, उनके चरित्र पर चलने का जो काम भारत की सरकार और प्रदेश की सरकार कर रही है, राम राज्य की परिकल्पना साकार करने का काम कर रही है। मैं समझता हूं उसमें विकास भी होता दिखाई पड़ रहा है, उसमें लोक कल्याण हित के कार्य भी होते दिखाई पड़ रहे हैं और भगवान राम के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से दिव्य मंदिर बनने के साथ साथ उनके मूल चरित्र आदर्शों को भी स्थापित करते हुए हम विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है। आप कह रहे हैं कि हम श्री राम भगवान के आदर्शों पे चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप एक तरीके से तंज भी कस रहे हैं विपक्ष पार्टियों पे कि क्या आप मान रहे हैं कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं तमाम, वो राम के आदर्शों पे नहीं चलती हैं, उनका रास्ता अलग है? ये वो क्या करें, हम आरोप कहाँ लगा रहे हैं? वो हम पे आरोप लगा रहे हैं, हमारा कोई आरोप नहीं। देश के रहने वाले हर नागरिक का, जो देश में रहता है, खास रूप से हिंदुस्तान का नागरिक है, हिंदुस्तान की मान्यताएं, परंपराएं, संस्कार, सनातन धर्म, उसकी नैतिकता में मैं समझता हूं कि आज भारत में रहने वाला कोई भी भारतीय का दायित्व है, उसका कर्तव्य है, उसके अवधारणा, और मैं समझता हूँ आत्मा की आवाज भी है कि भगवान राम के आदर्शों पर, चरित्र पर चलते हुए देश को गौरवशाली भविष्य प्रदान करने में अपना सहयोग करें। पर्यटन मंत्री हैं, राजनीति भी सवाल किया मैंने, एक पर्यटन से भी जुड़ा एक सवाल है। लगातार पर्यटक वहां पे बढ़ते जा रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, काशी विश्वनाथ के बाद आगरा, आगरा के बाद अयोध्या। खास तौर पे पर्यटन को लेके जो पर्यटक आ रहे हैं तमाम देशों के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो अयोध्या का एक अलग रूप है, अलग छवि है। लेकिन अब जो पर्यटक आएंगे उनके लिए क्या खास इंतजाम किया गया कि जब वो जाए यहाँ से तो हिंदुस्तान की बदलती तस्वीर लेकर जाएं? जब भी कोई पर्यटक अयोध्या आएगा
और जब तक भगवान राम का मंदिर भव्य दिव्य रूप में अपना साकार स्वरूप पूरा करेगा, तब तक हम लोग 6 प्रवेश द्वार चिन्हित किए हैं जहां से पर्यटक प्रवेश करेगा। वहां लगभग 10-10 हेक्टेयर की हम लोग जमीन पर्यटन विभाग अपनी खुद खरीद के तैयार कर रहा है, जहां गरीब पर्यटकों के लिए, जो मध्य वर्गीय और गरीब पर्यटक है, 350 रुपए में ठहरने से लेकर खाने तक की 24 घंटे की व्यवस्था करेगा। वहां हम CN 350 रुपए 350 रुपए में अयोध्या के कितने दायरे में रहेगा ये? जहां जहां प्रवेश द्वार है, सीमा जहां से प्रवेश अयोध्या का करेंगे वहां हम वो चिन्हित कर लिए स्थान। साथ ही साथ वहां पे हम CNG, पेट्रोल, डीजल की सारी व्यवस्था वहां होगी, पार्किंग की व्यवस्था होगी, सारी जन सुविधाएं वहां होंगी। बहुत आकर्षण का केंद्र कर करके उसको प्रवेश करते ही महसूस होगा कि हम वास्तविक राम राज्य के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। तो माना जाए कि इस बार भी अयोध्या जो है वो विश्व रिकॉर्ड के लिए तैयार है। 100% विश्व रिकॉर्ड ही नहीं बनेगा। लोगों को लगेगा त्रेता युग में जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके आए थे, उस तरह की दीपावली का त्रेता युग का राम राज्य का परिकल्पना साकार होती हुई नजर आएगी। विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। 10 देशों की रामलीला की टीम वहां भाग ले रही है, 9 प्रांतों की रामलीला की टीम वहां भाग ले रही है। भव्यता और दिव्यता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करेगा और ऐतिहासिक रूप से अयोध्या दीपोत्सव कार्यक्रम मनाता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जयवीर जी। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में जयवीर सिंह, पर्यटन मंत्री हैं, लेकिन राजनीति के इस सवाल को भी बहुत ही अलग अंदाज में जवाब दिया। इनका कहना था कि देखिए हम आदर्शों से श्री राम के चलते हैं, अब विपक्ष को तय करना है कि वो किसके आदर्शों पर चलते हैं, लेकिन भाजपा तो हमेशा से श्री राम के आदर्शों को माना है और उनके ही मार्गदर्शन को लेकर आगे बढ़ती है। रही बात अयोध्या में दीपोत्सव का, तो इस बार अनूठा रहेगा, दिव्यता और भव्यता साफ तौर पर देखेगा। जो भी पर्यटक आएंगे पूरी कोशिश रहेगी अध्यात्म का केंद्र अयोध्या से एक अलग छवि लेके जाएं। कैमरा रियाज के साथ मैं जयसिंह, जनता टीवी, लखनऊ। कुमार। अच्छा, आप किस गाँव से? हम रांची से, रांची झारखंड के रहने वाले हैं। कहाँ पर आए हैं? यहाँ पे ये दिनेश जी के थी पास आते हैं हम। और क्या आज आपने क्रम मतलब यहाँ पे दिनेश जी बोले कि कुछ मेरे गांव में पेशेंट है तो उनको आप देख लीजिए कैंप लगा के, तो उसी क्रम में सुबह से हम देख ही रहे हैं बहुत सारे पेशेंट आपके सामने देखे। ये 3 साल से नहीं चल पा रहे थे और बोल भी नहीं पा रहे थे, तो जो बोलने लगे। और वही रामपुर में अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र और 2 पासपोर्ट मामले में आज पेशी हुई है, जिसकी बहस मजिस्ट्रेट कोर्ट में दोनों पक्षों की शाम 5 बजे तक चली है। और बहस के बाद मजिस्ट्रेट ने एक मामले को कल तक जारी रखने और दूसरे मामले को 28 अक्टूबर तक की ये तारीख दी है। और इस दौरान कोर्ट में वादी आकाश सक्सेना और दूसरे पक्ष के स्वार डांटा विधायक अब्दुल्ला आजम भी मौजूद रहे हैं। और साथ ही अब्दुल्ला आजम की पेशी आज 5 बजे तक चली है। बहस मजिस्ट्रेट कोर्ट में ये पेशी 28 अक्टूबर तक इसकी डेट बढ़ा दी गई है। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में ये पेशी हुई है आज और अब्दुल्ला आजम की पेशी आज ये हुई है 28 अक्टूबर तक। अब इसको डेट को बढ़ा दिया गया है।